बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी उम्र 28 साल हो चुकी है और ये 28 साल मैंने किस तरह गुजारे ये मैं ही जानती हूँ। अपने मुआशरे और इर्द गिर्द बसने वाले लोगों की वजह से मैं एक जहनी मरीज़ा का रूप धार चुकी थी। फिर भी मैंने शादी के 1 साल बाद ही एक बेटी को जन्म दिया और आज हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी मैं अपने पहलू में अपनी बेटी पर नज़र डालते हुए इस सोच में गुम हूँ कि ये क्या हो गया। ये मेरी ज़िंदगी की कहानी है। देखने सुनने वालों की नज़र में शायद ये एक आम सी कहानी हो, मगर मेरी ज़िंदगी के ये 28 साल सिर्फ गुजरे नहीं हैं। ये 28 साल मेरे दिल पर, मेरे जिस्म पर और मेरे जहन पर कोड़े की तरह बरसे भी हैं। और ये कोड़े बरसाने वाले जानते हैं कौन थे? मेरे अपने, मेरा मुआशरा, मेरे दोस्त और मेरे इर्द गिर्द बसने वाले वो तमाम लोग जो अपने लफ्ज़ों के निश्तर चलाते रहे, ये सोचे समझे बगैर कि मेरी रूह छलनी हो रही है। मेरा नाम रज़िया बानो है। मैं बहावल नगर शहर की रहने वाली हूँ। जब मैंने होश संभाला तो ये मालूम हुआ कि मैं अपने वालिदैन की मंझली औलाद हूँ। मुझसे बड़ा एक भाई था और मुझसे छोटी एक बहन थी। बड़े भाई का नाम वक़ार हुसैन था और छोटी बहन का नाम शाज़िया बानो था। मैं उस वक्त महज 5 या 6 बरस की थी जब से मैंने मिलने जुलने वालों के मुंह से ये अल्फाज सुनने शुरू किए, जो कि अक्सर मेरे वालिदैन से कहे जाते थे, अरे ये आपकी बेटी है, ये तो आपकी बेटी लगती ही नहीं। तब मुझे इस बात का इल्म हुआ कि मेरा रंग काला है। अक्सर तो कहने सुनने वाले मजाक में इस हद तक चले जाते कि मेरी वालिदा को यहाँ तक कह देते थे कि कहीं ये हॉस्पिटल में बदल तो नहीं गई थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। किसी के भी मुंह से इस तरह के अल्फाज सुनती तो मेरा दिल उदास हो जाता, मगर ये उदासी और मायूसी फ़कत कुछ देर के लिए ठहरती थी, फिर से दोबारा वैसे ही हो जाती थी और अपने खेल कूद में मगन हो जाती थी। मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, ये दिल दुखा देने वाले अल्फाज मैं मतवातर सुनती रही। अब जब हम सब बड़े हो रहे थे तो अक्सर बहन भाइयों में जब भी लड़ाई होती तो वो मुझे यही कह देते कि ये तो हमारी बहन नहीं है, हॉस्पिटल में बदली गई थी। और तो और मोहल्ले में, दोस्तों में, हत्ता कि स्कूल में भी जब भी किसी से लड़ाई होती तो मुझे काले रंग का ताना दिया जाता, काली काली कहकर चिढ़ाया जाता। वक्त गुजरता गया, बहन भाई बड़े हो गए, कुछ वो समझदार हो गए और कुछ माँ बाप के कहने पर उन्होंने मुझे काली और हॉस्पिटल में बदली हुई बहन कहना छोड़ दिया। मगर दोस्त, अहबाब और मुआशरे ने नहीं छोड़ा। वो अब भी अपनी उसी रविश पर कायम थे। ये रवैया देख देख कर मेरी शख्सियत कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि मैं बचपन से ये सब कुछ सुनती और सहती आ रही थी। और तो और मुझे अपने माँ बाप के रवैये से भी पता चलता था कि उन्हें मेरे काले रंग की फ़िक्र है। बड़े भाई और छोटी बहन के लिए हर रंग के कपड़े लाए जाते थे, जबकि मेरे लिए सिर्फ चंद मखसूस रंगों के कपड़े ही आते थे, क्योंकि अम्मी का ख्याल था कि मुझ पर हर रंग का कपड़ा नहीं सजता। गहरे रंगों में मेरा रंग मज़ीद काला लगने लगता है, इसलिए वो हमेशा मेरे लिए हल्के रंगों के कपड़े लाया करती थी। और तो और जब भी हमने कहीं जाना होता या हमारे घर में कोई मेहमान आता, बड़े भाई और छोटी बहन को साफ कपड़े पहना दिए जाते और सर में कंघी कर दी जाती, जबकि अम्मा मुझे हमेशा ताकीद करके कहती कि अच्छी तरह मुंह धोना, जाओ नहा धो लो। अपने इर्द गिर्द बसने वालों का ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता मुझे तन्हाई पसंद बनाता जा रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने दोस्तों से, बहन भाइयों से, हत्ता के वालिदैन से भी दूर होती जा रही थी। स्कूल से वापस आने के बाद मैं हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती थी। जब भी कहीं जाना होता तो अम्मा को मेरी फ़िक्र लग जाती थी। अम्मा की ये फ़िक्र दूर करने के लिए मैंने कहीं भी आना जाना छोड़ दिया था। ख़ानदान में कोई शादी, ब्याह, मिलाद या कोई भी फंक्शन होता, मैं जाने से इनकार कर देती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी जब मेरे स्कूल में एक अजीब वाक़या पेश आया। स्कूल में फ़न फेयर था। इस मौके पर बच्चों ने कुछ टैबलोज पेश करने थे। मेरी क्लास में भी कुछ लड़कियां एक ड्रामे की तैयारी कर रही थीं, जो कि फ़न फेयर के रोज़ उन्हें परफॉर्म करना था। एक दिन मैं अपने बेंच पर बैठी स्कूल का काम करने में मसरूफ़ थी जब मेरी क्लास की 2-3 लड़कियां मेरे पास आईं और कहने लगीं, रज़िया बानो, क्या तुम एक ड्रामे में काम करना पसंद करोगी? मैंने कुछ हैरत से अपनी उन क्लास फेलोज़ के चेहरे की तरफ देखा और पूछा, क्या करना होगा, क्या किरदार है? तो वो तीनों कुछ देर खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखती रहीं, फिर कहने लगीं, ड्रामे में तुम्हें चुड़ैल बनना होगा। ये अल्फाज सुनकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। मुझे इस कदर तकलीफ महसूस हुई कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं फ़ौरन गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गई। मैंने उन्हें अपनी उन क्लास फेलोज़ की शिकायत लगाई कि ये मेरे काले रंग की वजह से मुझे ड्रामे में चुड़ैल का किरदार अदा करने के लिए कह रही हैं।
جانتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پرنسپل نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور مجھے پانی کا گلاس پینے کے لیے پیش کیا۔ میں نے 2 گھونٹ پانی کے بھرے اور گلاس رکھ دیا۔ پرنسپل نے اپنی بات کا آغاز کیا اور کہنے لگی، دیکھو رضیہ بانو، تم بڑی ہو رہی ہو، حقیقت کو تسلیم کرنا سیکھو۔ کالا رنگ کوئی خامی نہیں ہے، اور اگر تم ڈرامے میں چڑیل کا کردار ادا کر لو گی تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے۔ چڑیل کا کردار ادا کرنے کے لیے کسی بھی لڑکی کو اپنے چہرے پر کالا رنگ ملنا پڑے گا، جبکہ قدرت نے تمہیں پہلے سے ہی اس خوبی سے نوازا ہے۔ جتنا بہتر تم یہ کردار ادا کر سکتی ہو، کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ میں حیرت سے پرنسپل کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر خاموشی سے اٹھ کر اپنے کلاس روم میں واپس آ گئی۔ میں نے اس ڈرامے میں چڑیل کا کردار تو ادا نہیں کیا، مگر اس دن کے بعد سے میرا دل بہت مایوس ہو چکا تھا، کیونکہ بچوں کو سمجھانا بڑوں کا کام ہے، جبکہ یہاں تو بڑے خود ہی سمجھنے کو تیار نہیں ہیں، تو وہ بچوں کو کیا خاک سمجھائیں گے۔ اس واقعے کے بعد میں اتنی بد دل ہوئی کہ میرا اسکول جانے کا دل بھی نہیں کرتا تھا۔ خیر، اس چیز کی پرواہ ہی کسے تھی؟ میرے والدین مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بھی میری شخصیت میں اعتماد پیدا نہ کر سکے، کیونکہ وہ خود دیکھنے، سننے اور کہنے والوں کی ان باتوں سے کنفیوز ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میری ماں نے مجھے ہلکے رنگوں کے کپڑے پہنانا شروع کر دیے تھے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ بھی اس بات کو لے کر پریشان تھیں کہ میرا رنگ کالا ہے۔ اس ساری صورتحال نے مجھے پریشان، مایوس، بددل اور ڈپریسڈ کر دیا تھا۔ وہی لوگ جو بچپن سے مجھے یہ باتیں سناتے آ رہے تھے، اب جب ہم بڑے ہو گئے تو وہی لوگ اکثر شکایت کرتے نظر آتے، ارے رضیہ بانو کو کیا ہو گیا ہے، بہت چپ چپ اور الگ تھلگ رہتی ہے۔ گلہ کرنے والے شاید اس بات سے بے خبر تھے کہ رضیہ بانو کو ذہنی مریض بنانے میں ان لوگوں نے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، اور اب وہی لوگ سوالیہ نشان بنے کھڑے ہیں۔ خیر، اسی طرح شش و پنج کا شکار ہم آگے بڑھتے رہے، وقت گزرتا رہا اور ہم بچے جوان ہو گئے۔ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھے اب ایک اور فکر ستانے لگی تھی کہ اب ہم بچے جوان ہو چکے ہیں اور اب ہمارے رشتے دیکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ مجھے پہلے سے یہ فکر ستانے لگی تھی کہ اب میرا رشتہ کرتے وقت میرے والدین پھر سے مشکل کا شکار ہوں گے، حتیٰ کہ کئی بار تو میں اپنی زندگی سے اس قدر عاجز آ جاتی تھی کہ میں کئی بار یہ سوچتی تھی کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ اور پھر وہی ہوا جس چیز کا مجھے ڈر تھا۔ جب رشتے دیکھنے کی باری آئی تو جو رشتہ بھی آتا وہ میری چھوٹی بہن کو پسند کر لیتا، اور جو لوگ مجھے دیکھ کر جاتے وہ دوبارہ لوٹ کر واپس ہی نہ آتے۔ میں 22-23 برس کی تھی جب میرے والدین نے میرا رشتہ دیکھنا شروع کر دیا تھا، مگر دیکھتے دیکھتے میں 27 برس کی ہو چکی تھی، لیکن اب تک میرا رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ لیکن اس دوران میرے بڑے بھائی کی شادی بھی ہو چکی تھی اور میری چھوٹی بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اب تو میرے والدین میرے رشتے کے سلسلے میں مایوس ہوتے جا رہے تھے کہ پھر میرے لیے حبیب احمد کا رشتہ آیا۔ ان لوگوں نے دیکھتے ہی مجھے پسند کر لیا۔ میں حیران تھی کہ ان لوگوں نے ایک نظر میں ہی مجھے کیسے پسند کر لیا، مگر جب میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تب مجھے پتا چلا کہ ان لوگوں نے مجھے کیوں پسند کیا ہے، کیونکہ اس آدمی کو لڑکا کہنا تو بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ وہ 40-45 برس کا مرد تھا۔ حبیب احمد کے والدین بچپن میں وفات پا چکے تھے اور 6 بہن بھائیوں میں حبیب سب سے بڑے تھے۔ حبیب نے اپنے بہن بھائیوں کے لیے ماں اور باپ دونوں کا کردار ادا کیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی، اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی شادیاں کیں، اور یہ سب کام کرتے کرتے حبیب احمد کی اپنی شادی کی عمر نکل گئی۔ مگر اب جب سب بہن بھائی اپنے اپنے گھروں کے ہو چکے تھے، اب حبیب احمد کے گھر میں تو کھانے کو روٹی بھی نہیں بنتی تھی۔ اس لیے تنگ آ کر انہوں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ حبیب احمد کی تصویر دیکھ کر نہ جانے کیوں میرا دل بجھ سا گیا، کیونکہ اپنی زندگی کے گزرے ان 27 برسوں میں نے کبھی یہ بالکل بھی نہیں سوچا تھا کہ مجھے کوئی لڑکا پسند کرے گا یا میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا۔ مگر پھر بھی اپنی زندگی کے ہم سفر کے طور پر میرے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ خوبصورت نہ صحیح مگر ہم عمر تو ہوتا۔ لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حبیب خود بھی ایک واجبی سی شکل و صورت کے انسان تھے، مگر میرے ماں باپ اس رشتے سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ تو تقریباً میرے رشتے کے سلسلے میں مایوس ہی ہو چکے تھے۔ خیر، فوراً اس رشتے کو ہاں کر دی گئی اور چند دن میں ہی میری انگلی میں حبیب احمد کے نام کی انگوٹھی جگمگا رہی تھی، اور پھر 4 ماہ کے اندر اندر میں بیاہ کر حبیب احمد کے آنگن میں آ چکی تھی۔ میری شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو چکا تھا اور میں نے اس سے پہلے اپنے پیچھے زندگی کا ایک تکلیف دہ حصہ چھوڑا تھا۔ مگر زندگی کے اس نئے دور سے بے شک میں خوش نہیں تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا یہ دور بے دلی سے ہی شروع کیا تھا، کیونکہ میرے پاس کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا۔
बेदिली से शुरुआत करने के बावजूद भी वक्त के साथ साथ अब मैं अपनी शादी शुदा जिंदगी से खुश थी। हबीब अहमद देखने में जैसे भी इंसान थे, उम्र में जितने भी बड़े थे, मगर मिजाज के अच्छे थे। लेकिन मेरी तकलीफ का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। शादी से पहले मैंने अपने रंग को लेकर दुनिया वालों के मुंह से तरह तरह की बातें सुनी थीं, और शादी के बाद अब एक नया महाज खुल चुका था। अब मैं अपने शौहर के साथ जहाँ कहीं भी जाती थी, हर देखने वाला हैरत से मेरे मुंह पर ही कह देता था, अरे रजिया बानो, ये तुम्हारे शौहर हैं। कई मुंह फट खवातीन तो मेरे मुंह पर ही हंसते हुए कहती, ये तो तुम्हारे वालिद लग रहे हैं, अंकल हैं, पूरे अंकल। और मैं हैरत से उन खवातीन का चेहरा देखती रह जाती थी कि किस आसानी से ये मुंह खोलती हैं और तीर बरसाती जाती हैं, ये देखे बगैर कि उनके अल्फाज सामने वाले को कैसे जख्मी कर देते हैं, मगर उन्हें कोई परवाह ही नहीं होती। खैर, वक्त गुजरता रहा। शादी के 4 माह के बाद मुझे खबर मिली कि मैं उम्मीद से हूँ। ये खबर सुनने के बाद मैं और मेरे शौहर, हम दोनों बहुत खुश थे। खुशी के साथ साथ मेरे दिल में एक अनजाना सा खौफ भी मौजूद था। एक डर था जो हर वक्त मेरे सर पर नाक की तरह फन फैलाए बैठा रहता था। आप लोग जानते हैं वो खौफ किस चीज़ का था? कि मेरा होने वाला बच्चा काले रंग का ना हो। अगर मेरा होने वाला बच्चा भी काले रंग का हुआ तो वो भी मेरी तरह मस्त शख्सियत का मालिक होगा। वो भी एक दब्बू कमज़ोर इंसान होगा। जैसे जैसे मेरे डिलीवरी के दिन करीब आते जा रहे थे, मैं अपनी नमाज़ों में दुआएं तवील करती जा रही थी। मैं खुदा से हर वक्त ये दुआ करती थी कि खुदाया मेरे बच्चे को साफ शफाफ रंगत अता करना, क्योंकि मैं इस कर्ब से गुजर चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि जब आप काले रंग के साथ पैदा होते हैं तो वो सिर्फ आपकी जिल्द का रंग काला नहीं होता, आपकी शख्सियत, आपकी किस्मत, आपका रिश्ता, हर चीज़ पर वो कालक फिर जाती है। खैर, इसी तरह दुआएं करते करते 9 माह का ये अरसा मुकम्मल हुआ और मैं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा पहुंची। डिलीवरी के बाद होश आया तो नर्स मुस्कुराती हुई मेरे कमरे में दाखिल हुई और कहने लगी, मुबारक हो, बेटी हुई है। वो मेरे बेड के पास आई और उसने बच्ची को मेरे पहलू में लिटा दिया। मैंने जल्दी से अपनी बच्ची के चेहरे पर एक नज़र डाली और फिर नज़र पलटना ही भूल गई। शायद वो वक्त दुआओं की कबूलियत का नहीं था, या फिर कुदरत को अभी मेरा एक और इम्तिहान मंजूर था, क्योंकि एक से तो मैं गुजर चुकी थी, फिर एक और क्यों। पहलू में लेटी अपनी नौमौलूद बच्ची को देखकर मेरे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि मैं उसे उठाऊं, अपने सीने से लगाऊं, इससे प्यार करूं, इसका माथा चूमूं या इसे अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाऊं। नहीं नहीं, इनमें से कोई ख्याल भी नहीं आया। जानते हैं कि अपनी बच्ची को देखकर मुझे क्या ख्याल आया था? ये क्या हो गया? मैंने तो खुदा से रो रो कर दुआएं की थी कि मुझे साफ रंगत की औलाद अता करना, फिर ये काले रंग की क्यों पैदा हो गई है? उस वक्त हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी मैं नम आंखों के साथ अपनी बेटी को देख रही थी और सोच रही थी कि मुआशरे में एक और रजिया बानो का इजाफा हो चुका है, मुआशरे में एक और डिप्रेशन के मरीज का इजाफा हो चुका है, एक और जहनी मरीज़ा, एक और काली लड़की पैदा हो चुकी है। अपनी ज़िंदगी में गुजरे हुए वो तमाम पल मुझे एक एक करके याद आने लगे जो इन 28 बरसों में मैंने अपने काले रंग को लेकर सुने और सहे थे। मगर जानते हैं अब क्या हुआ? अब मुझे इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रही थी कि मैंने उन 28 बरसों में अपने काले रंग को लेकर क्या क्या सुना। अब मुझे इस चीज़ की ज़्यादा तकलीफ हो रही थी कि मेरी औलाद फिर से वो सब कुछ सुनेगी, मेरी औलाद फिर वही सहेगी जो कुछ मैंने सहा। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैं चाहते हुए भी मुआशरे की सोच को नहीं बदल सकती थी। अपनी बेटी की तरफ देखकर मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मुझे खबर ही नहीं हुई कि कब हॉस्पिटल के कमरे में हबीब अहमद दाखिल हुए और वो मेरे बेड के पास आ खड़े हुए। मुझे तब इल्म हुआ जब उन्होंने हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू साफ किए। मैंने जल्दी से गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए चेहरे से मुझे ही देख रहे थे। फिर वो थोड़ा सा झुके और पहलू में लेटी अपनी बेटी को उठाकर सीने से लगाया, उसका माथा चूमा, बच्ची को सीने से लगाए उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, तुम रो क्यों रही थी? पहली औलाद है हमारी, अल्लाह ताला ने हमें अपनी रहमत से नवाजा है और तुम रो रही हो। जानती हो परवरदिगार कितना नाराज हो रहा होगा। मैंने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें साफ की और कहा, नहीं, मैं इस बात पर नहीं रो रही कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटी अता की या मैं बेटा चाहती थी। खुदा का शुक्र है कि वो बेटा दे या बेटी दे। मैं तो इस बात पर खौफजदा हूँ कि मेरी बेटी भी मेरी तरह काली रंगत की मालिक है। हबीब अहमद ने एक बार फिर बच्ची के माथे पर प्यार किया और कहने लगे, हाँ तुम ठीक कह रही हो, मगर हमारे लिए हमारी बेटी बहुत खूबसूरत है। ये बात सच है कि हम मुआशरे की सोच को नहीं बदल सकते, मगर मेरी बेटी मेरे लिए तो लाखों में एक है
اور میں مسکراتے ہوئے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی اور خدا سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ کرے کہ میری بیٹی کا نصیب اتنا اچھا ہو کہ وہ واقعی لاکھوں میں ایک ہو۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔